स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारत एक सामान्य परिचय में स्थिति, विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यह विश्व के में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का 2.47% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल मतलब जमीन की स्थिति जानते हो आप लोग, गणित में पढ़ते हो। क्षेत्रफल के अनुसार 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या में ये दूसरे नंबर पर है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में निवास करता है। मतलब ये भारत जो है वो बड़ी आबादी वाला देश है। देश में 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन इस साल इसमें कुछ बदलाव हुआ है। ये भारत का नक्शा है जिसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को बताया गया है। कर्क रेखा 29 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य मतलब बीच से गुजरती है, जो देश को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश रेखाएं हैं उसका प्रभाव दिन और रात के समय पर पड़ता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं यह अंतर बढ़ता जाता है। मतलब ये दिन और रात की अवधि में पड़ता है, तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं इसका अंतर मतलब दूरी बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है। लंबवत मतलब सीधी। आप लोग गणित में लंब पढ़ते हो ना, वही। यहाँ दिन रात की अवधि बराबर होती है, परंतु कहाँ दिन रात की अवधि बराबर होती है? भूमध्य रेखा पर। परंतु हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। तिरछापन बढ़ता जाता है। परिणाम यह होता है कि दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर छोर के स्थानीय प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य में से जाती है। यह हमारे देश की प्रमुख दक्षिण एशिया की यह प्रमुख स्थानीय पूर्वोत्तर छोर के स्थानीय मध्याह्न रेखा है। इसके समय के अनुसार देश का मानक समय निर्धारित होता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से सार्क, ये शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसको सार्क कहा गया है। इसमें 7 देश शामिल हैं का गठन किया गया। किस लिए गठन किया गया? राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। भारत की केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अफगानिस्तान, मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमाएं मिलती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमा के विषय को लेकर भारत का विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ काफ़ी समय से मतभेद रहा। तो आप लोग जानते हो अभी जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर मतभेद चल रहा है, ये वही पुराना मतभेद है जो अभी तक चल रहा था और मोदी जी ने इसको कश्मीर को अपने देश में मिला लिया। नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी भारत का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ मतभेद रहा है।
जल संपदा का तार्किक और आपसी हित की भावना से निदान करना आवश्यक है, क्योंकि जल जो है वो सबके लिए है, लेकिन लोग इसमें मतभेद करते हैं। तो इसको तार्किक मतलब तर्क और आपसी हित की भावना से इसका निदान मतलब उपाय करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, धर्म, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला रूप है। इन सबको मिलाकर हम उसे संस्कृति कहते हैं। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है। हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता अधिक है, अच्छी है, तो हम प्रगति कर रहे हैं, ऐसा उसका सूचक है। जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। इसमें अलग अलग धर्म, संस्कृति, विचार के लोग रहते हैं। यह सांस्कृतिक विविधता हमारी विरासत है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से मतलब संविधान में अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है और बोली जाने वाली अन्य भाषाएं लगभग 1600 हैं। प्रायः ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा है। जो बोली है वो विभिन्न प्रांत और समुदाय की भाषा है। भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू धर्म, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी हैं। इनके अलावा कई आदिवासी कबीले हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को सतरंगी बना देती है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के धर्म के लोग संस्कृति को मानने वाले रहते हैं। आदिकाल से जब मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत मतलब फैल गए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के कारण कृषक समूह मैदानी क्षेत्रों पर जैसे जैसे फैलते गए, वैसे वैसे शिकार व पशुपालन पर आश्रित समुदाय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए, क्योंकि कृषि जो होती है वो मैदानी ज़मीन पर अच्छी होती है और पशुपालन और शिकार जो है वो जंगलों में किया जा सकता है, इसलिए लोग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। इन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में भारत के अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, जैसे गोंड, भील, संथाल, उरांव, सहरिया, नागा, मीरी, डाफला इत्यादि। 600 से भी अधिक विभिन्न जनजाति समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो जंगली इलाकों में रहते हैं। मैदानी इलाकों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, बहुत कम है। मैदानी इलाकों में जो कृषक वर्ग हैं इन लोग रहते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता अपार है। यह जरूरत यह है कि हम चाहे किसी भी धर्म, भाषा, समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का बराबर सम्मान करना चाहिए। वो चाहे दूसरों की संस्कृति हो, धर्म हो, जो भी हो, हमें दूसरों के संस्कृति, धर्म, भाषा का सम्मान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।